नमस्कार मित्रों, मैं ट्रवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बीए पार्ट सेकंड में हम विश्व के जो संविधान है उसमें अमेरिका का संविधान पढ़ रहे हैं। अमेरिका के संविधान में हमने उसकी विशेषताएं और उसकी शक्ति पृथक्करण व संघात्मक जो व्यवस्था है उसको हम देख चुके हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें हम अमेरिकी संघीय कार्यपालिका के संबंध में अध्ययन करेंगे। संघीय कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति एवं कैबिनेट। ये जो हमारा लेक्चर है उसमें हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस लेक्चर में पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। आगे के शायद 1 या 2 लेक्चर हमारे जो है उनमें भी हमें राष्ट्रपति का ही अध्ययन करना पड़ेगा। आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम राष्ट्रपति की योग्यताएं और उसके निर्वाचन के संबंध में देखेंगे। बाकी आगे के जो होंगे उसमें हम महाभियोग प्रक्रिया उसकी शक्तियों के संबंध में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 2 में एक छोटे से वाक्य से किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिकी जो संविधान है उसमें 7 अनुच्छेद हैं। दूसरा जो अनुच्छेद है उसमें राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। संघीय कार्यपालिका का पहला जो अनुच्छेद है उसके बारे में बता चुकी हूँ। दूसरा जो अनुच्छेद है उसमें संघीय कार्यपालिका की बात की गई है। लेकिन ये जो छोटा सा वाक्य हमने पढ़ा, अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये उतना छोटा नहीं है जितना ये लिखा हुआ है। राष्ट्रपति बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और राष्ट्रपति का जब पद का इसमें समाहित किया गया संविधान में, तो उस समय फिलाडेल्फिया सम्मेलन के जो सभी सदस्य थे वो नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता बनाए रखने के बहुत अधिक इच्छुक थे। इसीलिए वो राष्ट्रपति पद को बहुत अधिक शक्तियाँ नहीं देना चाहते थे। लेकिन हम देखेंगे कि संविधान लागू होने के बाद धीरे धीरे राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही हैं समय के साथ। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम राष्ट्रपति, वहाँ का जो राष्ट्रपति उसकी योग्यता है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है उनका उल्लेख अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो, पहली योग्यता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भारत का नागरिक होना आवश्यक है, जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं है। तो पहली जो है वहाँ पे ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो। तीसरा, अमेरिका में कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो। इसके संबंध में उसके लिए लगातार 14 वर्ष तक अमेरिका में रहना आवश्यक नहीं है, वरन कुल मिलाकर वो जो है वो 14 वर्ष तक अमेरिका में व्यतीत किए हों उसने, ये देखा जाता है। तो ये 4 कुछ महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं, यानी पहला जन्मजात नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष से कम ना हो उसकी आयु, और अगला है कि 14 वर्ष तक वो लगभग 14 वर्ष तक वो अमेरिका में रहा हो। व्यावहारिक स्थिति में यदि हम देखें तो लॉर्ड ब्राइस ने कहा है इसके संबंध में कि राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है वो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सार्वजनिक जीवन के किसी क्षेत्र में कोई विशेष कार्य करने के लिए प्रसिद्ध रहा हो। वह कांग्रेस का सदस्य, राज्य का गवर्नर, किसी बड़े नगर का मेयर, मंत्रिमंडल का सदस्य, राजदूत, न्यायाधीश अथवा असाधारण रूप से प्रसिद्ध पत्रकार भी हो सकता है। अगला है वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते निर्धारित करने का अधिकार कांग्रेस को प्राप्त है। कांग्रेस वहाँ की संसद का नाम है। हमारे यहाँ हम उसे संसद या पार्लियामेंट कहते हैं। कांग्रेस हमारे यहाँ एक राजनीतिक दल है, जबकि अमेरिका की जो संसद पार्लियामेंट है
उसको कांग्रेस कहा जाता है। उसके 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ता है उसको निर्धारित करने का अधिकार वहाँ की कांग्रेस को प्राप्त है। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसके वेतन भत्तों में कमी या बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। इस संबंध में जो भी परिवर्तन करने हों वो नवीन राष्ट्रपति के कार्यकाल से पूर्व ही किए जा सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि राष्ट्रपति पद ग्रहण कर ले और बीच में उसके वेतन भत्तों में कटौती या बढ़ोतरी की जा सके, नहीं। पद ग्रहण करने से पहले ही कुछ परिवर्तन करने हैं तो कांग्रेस उसमें परिवर्तन कर सकती है। वेतन और अतिरिक्त जो राशि है वो कर मुक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को अपने पद के अनुकूल बहुत सारी अन्य सुविधाएं भी प्राप्त है, जिसमें निजी हवाई जहाज, छोटे समुद्री जहाज की सुविधा, निवास स्थान, व्हाइट हाउस वहाँ का जो निवास स्थान है उसके लिए भी बजट में अलग से व्यवस्था की जाती है। तो ये सारी चीज़ें उनको सुविधाएं प्राप्त हैं। अगला है उन्मुक्तियाँ। अन्य देशों के कार्यपालिका प्रधानों की भांति ही राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियाँ भी प्राप्त हैं। यद्यपि संविधान में इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी परंपरा अनुसार उसे किसी भी अपराध के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके विरुद्ध परमादेश या आदेश भी जारी नहीं किए जा सकते। उसे किसी न्यायालय में साक्षी या प्रतिवादी के रूप में उपस्थित होने के आदेश नहीं दिए जा सकते। केवल सीनेट जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया, यानी उसे हटाने के लिए महाभियोग की जब प्रक्रिया चल रही हो तो उस समय बुला सकती है। तो इस प्रकार वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनको उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। अगला है कार्यकाल। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में राष्ट्रपति के कार्यकाल पर बहुत अधिक मतभेद थे। जो विद्वान थे वहाँ उनमें काफ़ी मतभेद थे और पर्याप्त वाद विवाद के बाद संविधान का जो अनुच्छेद 2 है उसके उपधारा 1 में निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होगा तथा पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन प्रथम राष्ट्रपति वॉशिंगटन ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और इस प्रकार वहाँ ये परंपरा स्थापित हो गई कि राष्ट्रपति 2 अवधियों से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। यानी आप राष्ट्रपति 2 बार रह सकता है, बाकी परंपरा है, संविधान में नहीं है 2 से अधिक बार अपना राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर सकता एक ही व्यक्ति। हालांकि वॉशिंगटन जो थे वो 2 बार रहे थे और तीसरी बार उन्होंने खुद नहीं मना कर दिया था चुनाव लड़ने से। आगे है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सबसे महत्वपूर्ण है और काफ़ी ब्रिटिश जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका काफ़ी आकर्षक तत्व है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। फिलाडेल्फिया जो सम्मेलन था उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में भी काफ़ी विद्वान जो थे उनमें काफ़ी मतभेद थे। तो इस संबंध में उस समय 2 सुझाव दिए गए थे कि राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, किंतु वो जो सभा थी फिलाडेल्फिया उसने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन अगर होता है तो राजनीतिक दलबंदी का प्रभाव अधिक रहता है और संविधान निर्माता उस समय ये नहीं चाहते थे कि राजनीतिक दलबंदी के प्रभाव में आकर राष्ट्रपति अपना कार्य करे। इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यह व्यवस्था की गई कि उनका जो निर्वाचन है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हो और इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत जनता के द्वारा एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव किया जाता है और निर्वाचक मंडल जो होता है वो ही राष्ट्रपति का चुनाव करता है। यानी जनता अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनती है। संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य अपनी व्यवस्थापिका के आदेशानुसार एक निर्वाचक चुने जिनकी संख्या उस राज्य की सीनेट और प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों के बराबर हो। यानी उस राज्य में सीनेट और प्रतिनिधि सभा के जितने मेंबर हैं उनके बराबर वो मेंबर चुन करके भेजेगा। समय आने पर ये निर्वाचक अपने अपने राज्य में एक स्थान पर एकत्रित हों और लिखित रूप से अपने मत 2 व्यक्तियों को दें।
जिसमें से कम एक उस राज्य का निवासी न हो जिस राज्य की ओर से वह निर्वाचक नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद मतों को एक पेटिका में जो होती है उसमें मोहर लगाकर सीनेट के अध्यक्ष पर भेज दिया जाता है। सीनेट जो होता है वो कांग्रेस के दोनों सदनों की उपस्थिति में उन्हें गिनकर परिणाम की घोषणा करती है। जिस व्यक्ति को सबसे अधिक इलेक्टोरल मत प्राप्त होते हैं वो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, बशर्ते उसे मतों का पूर्ण बहुमत भी प्राप्त हो। यानी पूर्ण बहुमत प्राप्त होना वहाँ आवश्यक है। उससे कम पाने वाला जो व्यक्ति होता है उसी प्रकार बहुमत पाने पर क्या होता है, उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है। तो इस तरीके से वहाँ अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है जनता के द्वारा। और इसमें जनता जो होती है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी एक निर्वाचक मंडल को चुन करके भेजती है। निर्वाचक मंडल जो होता है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं और जो वोट डाले जाते हैं वो उनका जो गणना है वो सीनेट में की जाती है, दोनों सदनों की उपस्थिति में की जाती है। सर्वाधिक पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाला और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला, जिसको पूर्ण बहुमत भी प्राप्त हो, उसे राष्ट्रपति और उससे कम पाने वाले को राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया जाता है। वर्तमान समय में वहाँ का जो निर्वाचक मंडल है यानी इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसके सदस्यों की संख्या 538 है। 538 में कांग्रेस में 535 सदस्य हैं, यानी 435 सदस्य प्रतिनिधि सभा में और 100 सीनेट में। मैंने बताया आपको कि इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबरों की संख्या होगी वो उस राज्य में जो सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं उनके बराबर होगी। यानी टोटल कितने इलेक्टोरल मेंबर चुने जाते हैं, 538 मेंबर चुने जाते हैं। 538 में 435 जो मेंबर हैं वो प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या है और 100 जो है सीनेट के हैं और बाकी के 3 जो हैं वो कोलंबिया प्रांत के प्रतिनिधि होते हैं। तो इस प्रकार वहाँ एक इलेक्टोरल कॉलेज चुना जाता है। अभी जो वर्तमान समय में चुनाव पद्धति अपनाई जा रही है उसको हम कुछ चरणों में समझ सकते हैं। पहला है उम्मीदवारों का मनोनयन। क्या होता है, इसके कुछ चरण हैं, कैसे निर्वाचन होता है। सबसे पहले क्या होता है, उम्मीदवारों का मनोनयन। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो प्रथम चरण है वो उम्मीदवारों का मनोनयन है। इसमें देश के जो विविध राजनीतिक दल हैं, मुख्य रूप से वहाँ 2 राजनीतिक दल हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। तो ये जो राजनीतिक दल हैं वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का मनोनयन करते हैं। यानी पार्टियां जो हैं अपने मेंबर्स को मनोनयन करती है कि किसको उस चुनाव में उतारना है। और उम्मीदवारों को मनोनयन की जो पद्धति है वो परंपरा के आधार पर चली आ रही है। संविधान में इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। प्रत्येक दल की जो राष्ट्रीय समिति होती है वो अपने दल के सम्मेलन का समय और स्थान निर्धारित करती है और वहाँ पर जो है अपने उम्मीदवार जो होते हैं उनका चयन किया जाता है और उन्हें मनोनीत मतदान की प्रक्रिया में उपस्थित होने के लिए निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए मनोनीत किया जाता है। दूसरा है चुनाव अभियान। चुनाव अभियान में क्या होता है, सम्मेलन, जो पार्टी का जो सम्मेलन आयोजित किया जाता है उसके समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद के लिए भी जो मनोनीत उम्मीदवार होता है उसके द्वारा दल की एक राष्ट्रीय समिति चुनी जाती है। ये जो समिति होती है अपना एक प्रधान और कोषाध्यक्ष चुनती है। यह समिति अपने दल के उम्मीदवार के परामर्श से राज्यों में अपने दल के उम्मीदवारों के पक्ष में तीव्र चुनाव अभियान चलाती है और वहाँ का जो चुनाव कानून है उसके अनुसार एक निश्चित राशि निर्धारित की गई है जो चुनाव अभियान में खर्च की जा सकती है, उससे अधिक नहीं। यद्यपि इसका उल्लंघन करने पर इसका कोई कानूनी कार्यवाही का कोई प्रावधान नहीं है। तो चुनाव अभियान चलाया जाता है पार्टियों के द्वारा, बजट आवंटित किया जाता है। चुनाव अभियान के दौरान टेलीविज़न, रेडियो, ट्रेन, समाचार पत्र, इन सभी साहित्य वगैरह इनके माध्यम से अपनी चुनाव प्रक्रिया को चालू किया जाता है। अगला है
चरण जो होता है निर्वाचक मंडल का चुनाव, ये मैंने आपको बताया है कि 538 निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल मेंबर चुने जाते हैं सभी राज्यों से। और ये जो मेंबर होते हैं उनको शपथ लेनी होती है कि चुने जाने वाले वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने ही दल के जो उम्मीदवार होते हैं उनको मत देंगे। निर्वाचक मंडल की सदस्यता मैंने बताई दी आपको, 538 है। नवंबर महीना जो होता है उसमें पहले मंगलवार को या सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य तिथि को निर्वाचकों को प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। नवंबर में वोटिंग होती है, निर्वाचक मंडल चुना जाता है। सभी जो अमेरिका के नागरिक हैं वो वोट डालते हैं और निर्वाचक मंडल के मेंबर चुने जाते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का जो चुनाव है वो सूची प्रणाली लिस्ट सिस्टम के आधार पर होता है, अर्थात मत किसी उम्मीदवार के लिए नहीं डाला जाता वरन पार्टी के लिए डाला जाता है, पार्टी के पक्ष में डाला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से निर्वाचक मंडल का चुनाव व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है, अर्थात जिस दल को किसी भी राज्य में मतदाताओं का बहुमत प्राप्त होता है उस दल के सब उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य चुने जाते हैं। यानी जिस पार्टी को उस राज्य में बहुमत मिलेगा उसी पार्टी के सारे मेंबर चुने जाएंगे। मान लीजिए कि वहाँ कोई भी राज्य है, हम न्यूयॉर्क प्रांत ले लेते हैं। न्यूयॉर्क प्रांत में डेमोक्रेटिक दल को मान लो बहुमत प्राप्त हुआ है निर्वाचक सूची में, तो अगर और वहाँ से मान लो कि 43 मेंबर्स या 50 मेंबर्स चुने जाने हैं, तो अगर डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत मिलता है तो सभी के सभी जो मेंबर्स हैं 43 मेंबर्स हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ही चुने जाएंगे। इस तरीके से, ये नहीं एक एक पद के लिए, तो वहाँ पार्टी को वोट डाला जाता है न कि मेंबर को वोट डाला जाता है। अगला है निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव मात्र एक औपचारिकता है। जिस पार्टी के निर्वाचक मंडल में मेंबर सबसे अधिक होंगे, स्वाभाविक है उसी पार्टी का जो उम्मीदवार होता है वो ही राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है। तो ये एक औपचारिकता मात्र होती है। और ये जो मेंबर होते हैं ये शुरुआत में ही शपथ लेते हैं कि भाई अपने पार्टी के मेंबर्स को ही वोट डालेंगे। निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं वो बुधवार को निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने राज्यों के जो राजधानियों में एकत्रित होते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं। मतों की गणना की जाती है और प्रमाणित करने के बाद सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है। सीनेट का जो अध्यक्ष है वो कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गणना करता है और कानूनी तौर पर जीतने वाले जो व्यक्ति होता है उसकी घोषणा कर दी जाती है। हमारे यहाँ ये सारी जो प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग के द्वारा अपनाई जाती है और वहाँ पर गणना करवाना, घोषणा करना, ये सारा काम सीनेट, दोनों सदनों की उपस्थिति में सीनेट के द्वारा किया जाता है, सीनेट के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से वहाँ जीतने वाले उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाती है। अगला है नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण। नवीन राष्ट्रपति के पद ग्रहण के संबंध में भी वहाँ एक परंपरा सी ही चल रही है। 20 जनवरी को वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो अपना पद ग्रहण करता है। यदि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है उसका अपना पद पर आसीन होने से पहले ही यदि मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है। पद ग्रहण करने से पूर्व उसे राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी होती है और उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है और जो शपथ होती है वो संविधान के संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ होती है। यानी मैं संविधान का संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा, इस तरह की शपथ होती है। अभी अमेरिका में चुनाव हुए हैं, इसलिए हमारे लिए इसको ध्यान में रखना और इसको तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। ज़्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं है, आपको हो सकता लग रही हो कि ये तो थोड़ी जटिल है, अप्रत्यक्ष है। हमारे यहाँ हम
संसद के मेंबर्स चुनते हैं, विधायिकाओं राज्य की विधायिकाएं हैं उनके मेंबर्स को चुनते हैं, और वो जो होती हैं वो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करती हैं। तो वहाँ विधायिकाएं नहीं वरन वहाँ की जो जनसंख्या है वो इलेक्टोरल कॉलेज चुनती है, और इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वो राष्ट्रपति को चुनता है। 20 जनवरी को राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर लेता है। आगे का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम उसके महाभियोग की प्रक्रिया और शक्तियाँ देखेंगे। धन्यवाद।